नेक्स्ट टर्म है बच्चों इन द हाउस प्रॉपर्टी एरियर्स ऑफ रेंट। देयर इज टू वर्ड है बच्चों, अनरियलाइज रेंट अनदर वन इज बच्चों एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट। ओके बच्चों, मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट आर थिंकिंग दैट बोथ आर द सेम। बच्चों को ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब सेम है, अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट बच्चों, बट टेक्निकली फ़र्क है बच्चों। अनरियलाइज रेंट मतलब बच्चों बैड डेब्ट्स समझिएगा, अनरियलाइज मतलब बच्चों बैड डेब्ट्स, एंड एरियर्स ऑफ रेंट मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग। क्या दोनों में फ़र्क है बच्चों? यस। इसमें क्या बच्चों था, बैड डेब्ट्स हो गया मतलब टेनेंट ने रूम का भाड़ा नहीं दिया बच्चों, रूम खाली करके चला गया, ओके ना, तो उसका डिपॉजिट का अमाउंट था, लेकिन डिपॉजिट के अमाउंट से आपका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सब भी सेटलमेंट नहीं हो रहा था बच्चों, दैट इज अ बैड डेब्ट्स। एरियर और रेंट बच्चों, वो टेनेंट बोलता है अरे ठीक है सर 5,000 रुपये अगले महीने दे दूंगा, मैं अभी रूम खाली कर रहा हूँ, लेकिन 5,000 बैलेंस है वो बाद में दे दूंगा। दोनों डिफरेंट है बच्चों, एक अब वो पहले से कलेक्शन नहीं होने वाला है बच्चों, और सेकेंडली क्या है बच्चों आउटस्टैंडिंग है, रिसीव नहीं किया हूँ बट सामने वाला पार्टी ने अश्योर किया कि दे विल पे इन द फ्यूचर, दैट इज ओके बच्चों, ये था फर्क। तो लास्ट टाइम बच्चों मैंने अनरियलाइज रेंट के बारे में किया था, राइट ना। इन अनरियलाइज देयर इज 3 पॉइंट था बच्चों, करंट ईयर करेगा बच्चों तो लेस इन द स्टेप नंबर 2, याद है कुछ, स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट, स्टेप नंबर 2 एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, तो अनरियलाइज रेंट लेस करते हैं फॉर द करंट ईयर करेगा। लास्ट ईयर करेगा बच्चों तो उसको इग्नोर करने का। और व्हाट अबाउट द बच्चों लास्ट ईयर बट नाउ रिसीव, तो क्या कुछ लिखा था याद है कुछ, लास्ट में ऐड, ऐसा कुछ मैंने लिखा था बच्चों, लास्ट में ऐड। तो अनरियलाइज रेंट के बारे में बच्चों देयर इज 3 पॉलिसी, इट इज पहले तो बैड डेब्ट्स होता है बच्चों के, करंट ईयर अनरियलाइज रेंट लेस स्टेप नंबर 2, लास्ट ईयर अनरियलाइज रेंट और अर्लियर ईयर प्रीवियस ईयर बच्चों जस्ट इग्नोर, लास्ट ईयर अनरियलाइज रेंट बट नाउ रिसीव बच्चों, लास्ट ईयर का अनरियलाइज रेंट था बच्चों बट ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में बच्चों आपने उसको रिसीव कर लिया बच्चों, तो इसको वर्ड बोलते थे बच्चों, याद है कुछ, BDR, क्या था बच्चों BDR, बैड डेब्ट्स रिकवरी, बैड डेब्ट्स रिकवरी, तो इसको लास्ट में क्या करेंगे बच्चों ऐड, ओके बच्चों। और ये क्या है बच्चों एरियर्स ऑफ रेंट है, क्या है बच्चों एरियर्स ऑफ रेंट, आउटस्टैंडिंग है, यू हैव नॉट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। तो दोनों में फर्क क्या बच्चों, अनरियलाइज रेंट मतलब यू नॉट कलेक्टेड, दैट्स बैड डेब्ट्स। हियर बच्चों टेनेंट हैव नॉट पेड बट अश्योर फॉर द फ्यूचर पेमेंट बच्चों, ओके। तो बच्चों मैं इसका मैं पढ़ता हूँ थ्योरी और बाद में आपको मैं नोट्स दे दूंगा। सो एरियर और रेंट मीन्स द आउटस्टैंडिंग रेंट, आई सेड बच्चों द एरियर इज डिफरेंट फ्रॉम द अनरियलाइज रेंट बच्चों, इट्स नॉट अ सेम बच्चों। अकाउंट की भाषा में आप बोलोगे तो बच्चों दोनों सेम, अनरियलाइज रियलाइज नहीं हुआ है, एरियर्स हो गया आउटस्टैंडिंग, बट टैक्स की भाषा में अलग है बच्चों। एरियर्स और रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बच्चों बाकी है ना, बाकी मतलब डूब गया, नो, दे एश्योर दैट द फ्यूचर पेमेंट विल बी मेड। बट अनरियलाइज मतलब बच्चों अब कोई गारंटी नहीं कि पैसे मिलने वाला बच्चों, दैट इज लॉस, बैड डेब्ट्स, ओके। तो चलो बच्चों मैं इसको एरियर रेंट ऑफ अर्लियर ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द करंट ईयर विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। तो क्या था बच्चों एरियर्स और रेंट दिया रहेगा ऑफ अर्लियर ईयर, और इस साल आपने उसको रिसीव किया बच्चों तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेगा बच्चों, बट उसका यूसेज अलग होता है बच्चों। हाउ टू डू बच्चों, अपना फॉर्मेट क्या था बच्चों, फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मेट का पूरा डिटेल नहीं जा रहा बच्चों, याद है कुछ, NAV नेट एनुअल वैल्यू बच्चों लेस डिडक्शन 24, राइट है मतलब बच्चों, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A 24 इंटरेस्ट था बच्चों,
ये था अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इज इट? यहाँ तक तो था बच्चों। तो मैंने बच्चों अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्ली एरियर नाउ रिसीव का बोला था बच्चों, लास्ट में ऐड अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग लास्ट में इसको ऐड करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, ऐड अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड, दैट ऐड, बराबर बच्चों, ये हो गया। स्टूडेंट को बच्चों अब ये जो बच्चों एरियर्स और रेंट का क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों, ऐड एरियर्स और रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड। तो पीछे साल का था बच्चों, वो अभी इस साल रिसीव कर लिया आपने, तो जस्ट सेम बच्चों इसकी तरह, लेकिन इसमें एक फ़र्क है बच्चों, ऐड तो करते हैं बट लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों। वो जो था ना बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, तो इसके ऊपर 30% डिडक्शन लेस करते बच्चों। कि बच्चों क्योंकि इस पर आपने 30% डिडक्शन अर्लियर ईयर नहीं किया था बच्चों, इसलिए उसको लेस करेंगे हम लोग और फिर ऐड करेंगे बच्चों। तो दोनों टेक्निकल में क्या बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव, लास्ट में डायरेक्ट ऐड करना है, लेकिन एरियर्स और रेंट ऑफ अर्लियर ईयर बच्चों नाउ रिसीव्ड, लास्ट में तो ऐड करेंगे बट आफ्टर डिडक्टिंग 30% डिडक्शन बच्चों, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेस करना है। बैड डेट्स वाले में से बच्चों बैड डेट रिकवरी जो है उसमें हम लोग लेस नहीं करने वाले, लेकिन एरियर्स और रेंट में बच्चों 30% का डिडक्शन मिलेगा उसको। ओके बच्चों, दोनों में टेक्निकल फ़र्क। तो क्या था बच्चों, एरियर्स और रेंट मीन्स द आउटस्टैंडिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर अनरियलाइज्ड रेंट, लास्ट में ऐड करना है बट 30% लेस डिडक्शन बच्चों। सो एरियर और रेंट ऑफ अर्लियर ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर will be taxable as a income from house property but after deduction of 30% बच्चों। तो उसमें से 30% डिडक्शन आएगा बच्चों। तो क्या बच्चों इतना याद रखना बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर नाउ रिसीव होता है बच्चों, उसका पूरा 100% पे टैक्स लगेगा बच्चों, इसलिए पूरा ऐड होएगा। एरियर्स और रेंट पे बच्चों उस पर 30% डिडक्शन मिलता है। ओके, तो इसलिए 30% माइनस करने के बाद लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, स्टॉप हो। ओके बच्चों, तो एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड, लास्ट में ऐड बच्चों, एट द एंड वी हैव टू ऐड दैट बच्चों, बट देयर विल बी 30% डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बच्चों। तो अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड और एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर नाउ रिसीव्ड, जो दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर बच्चों रिसीव हुआ रहेगा तो ऊपर 100% टैक्सेबल है बच्चों, बट एरियर्स और रेंट अगर रिसीव हुआ रहेगा ऑफ अर्लियर ईयर बच्चों उस पर 30% डिडक्शन, मतलब 70% पे ही टैक्स लगेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो दैट इज एरियर्स और रेंट का हो गया। ठीक है बच्चों, देन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। DLOP बच्चों, लेट आउट प्रॉपर्टी तो सुने हो बच्चों, क्या होता है बच्चों लेट आउट प्रॉपर्टी, जो भाड़े पे दिया ना। लेकिन डीम लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, क्या होता है ना बच्चों, मिस्टर ए है बच्चों, मिस्टर ए, ओके बच्चों, और मिस्टर ए के नाम पे बच्चों उसके पास अंधेरी में भी फ्लैट है, अंधेरी में फ्लैट है बच्चों। मिस्टर ए के नाम पे बच्चों विले पार्ले में भी फ्लैट है, और मिस्टर ए के नाम पे ही नाला सोपारा में भी फ्लैट है बच्चों। ए के नाम पे बच्चों तीनों जगह पे फ्लैट है, तो तीनों का ओनर कौन है बच्चों, मिस्टर ए इज द ओनर, इसका भी ओनर है बच्चों, इसका, तीनों का ओनर सेम पर्सन है बच्चों।
और ये थोड़ा सा दिमाग वाला है ओके, थोड़ा पढ़ा लिखा तो दिमाग वाला बच्चों। तो ये सोचता है कि अगर मैं तीनों प्रॉपर्टी मेरा है और तीनों को मैं अगर सेल्फ ऑक्युपाइड बचाऊंगा बच्चों, कि मैं भाई हमारी बड़ा फैमिली जॉइंट बड़ा फैमिली है तो हम लोग रहते हैं कि एसओपी है एसओपी है एसओपी है, सेल्फ ऑक्युपाइड। इससे क्या होगा बच्चों, सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव इनकम होता है, मालूम ना बच्चों, नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम। ओके बच्चों। अब बच्चों जब नेगेटिव इनकम आएगा तो क्या आएगा बच्चों, सपोज इस पे 1 लाख का नेगेटिव इनकम आ गया, इस पे भी 1 लाख का आ गया बच्चों, इस पे भी 1 लाख का नेगेटिव इनकम आया बच्चों, मान लेते एग्जांपल। तो 3 लाख का नेगेटिव इनकम आया बच्चों, तो उसका कोई और जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा बच्चों, सैलरी मान लो एग्जांपल, सैलरी से 4.5 लाख होता है बच्चों, 4.5 लाख में 3 लाख का नेगेटिव इनकम हो गया, मतलब 1.5 लाख बच गया बच्चों। अब बिकॉज इंडिया में बच्चों 2.5 लाख से नीचे अगर आपका अर्निंग है तो नो टैक्स, 2.5 लाख से नीचे इनकम है बच्चों तो नो टैक्स, 1.5 लाख आ गया बच्चों नो टैक्स, गुड। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल रखा है बच्चों, गवर्नमेंट बोलता है अगर कोई भी एसएससी के नाम पे अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें से तीनों प्रॉपर्टी और ऑल प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। आपकी जॉइंट फैमिली हो, लार्ज बड़ा फैमिली हो, कुछ भी हो, आप खाली एक ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हो, बाकी के प्रॉपर्टी को आपको सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट नहीं करने मिलेगा। पढ़ाई सही बच्चों। एक ओनर के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और सब में वो सेल्फ ऑक्युपाइड यूज़ करता है बच्चों, ऑल द आप सच बोल रहे हो कि हाँ मेरी परिवार बड़ा है, मैं सब साथ में रहता हूँ, तो भी गवर्नमेंट बोलता है सॉरी सर, ओके आपको खाली एक ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए ट्रीट होएगा, बाकी 2 प्रॉपर्टी बाकी जो बच गए उसको नहीं। इसलिए अब रिच लोग बच्चों दिमाग और दूसरा लगाते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी अंधेरी अपने नाम पे लिया, लेकिन विले वाला पार्ले वाला बच्चों वो अपने नाम पे नहीं करेगा, 10 साल बाद आने वाले बच्चों के नाम पे करके रखेगा, जो जन्मा नहीं उसके नाम पे भी अलग अलग नाम पे रखे, नाला सोपारा वाले वाइफ के नाम पे कर लिया, एक किसी और के नाम पे कर लिया, ऐसा बच्चों। इसी का आजकल सुनने लगे बच्चों, जब 2014 में मोदी साहब आए थे बेनामी संपत्ति एक्ट, एक बड़ा फेमस था बच्चों बेनामी संपत्ति एक्ट। बेनामी संपत्ति मतलब बच्चों जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं क्या करते हैं, वो नौकर नौकरानी के नाम पे भी फ्लैट लेके बुक कर देते बच्चों, ओके ना। अब दुनिया का तो मालूम है बच्चों फ्लैट किसका है, नौकरानी का, लेकिन नौकर नौकरानी को नहीं मालूम कि मेरा फ्लैट भी है भाई, ऐसा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड बेनामी संपत्ति, गुमनाम संपत्ति, ओके बच्चों। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बोलता है ओके सर आपका अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है ना तो आपको खाली एक ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए ट्रीट होएगा, बाकी 2 प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या अज्यूम करेगा, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम मतलब बच्चों सपोज टू बी है लेट आउट, ओके। बाकी 2 को बोलेगा भाई आपका ये सपोज हम कर लेते कि ये आपका लेट आउट है, ऑल दो आपका लेट आउट नहीं है बच्चों, आप सही बोल रहे थे कि मैं सब में रहता हूँ, सब में एक ही पैर 2 जगह रह सकते, 3 जगह कैसे, मतलब बाकी में भी फैमिली आपके रहते हैं, स्टिल गवर्नमेंट खाली एक को ट्रीट करेगा एसओपी, बाकी 2 को ट्रीट करेगा डीएलओपी, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों। अब कौन से प्रॉपर्टी को एसओपी बोलेगा, कौन से को डीम, वो आपके ऊपर चॉइस है। आपको गवर्नमेंट बोले सर आपके 3 प्रॉपर्टी है ना, आप इसमें सेलेक्ट कर लो कि आपको एसओपी कौन सा वाला चाहिए, ओके। तो क्या करने का देखना है, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा बच्चों तो उस पर टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए उसको एसओपी ले लो। बाकी 2 लोअर वैल्यू वाले हैं उनके ऊपर लेट आउट बच्चों। तो देखते क्या बच्चों डीम लेट आउट का थ्योरी है, इफ़ मोर देन 1 हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पज बाय द एसएससी देन ओनली 1 प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज एसओपी बच्चों। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बच्चों अगर एसएससी अपने रेसिडेंशियल रहने के लिए यूज़ करता है तो एसओपी की तरह, तो गवर्नमेंट बोलता है खाली आपको एक ही प्रॉपर्टी को एसओपी ट्रीट करने मिलेगा, ओके बच्चों। एंड द रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज अ डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। बाकी के हाउस को बच्चों गवर्नमेंट बोलेगा ये डीम सपोज टू बी के लेट आउट है, दो इट इज नॉट एक्चुअल में लेट आउट, ये एक्चुअल में लेट आउट नहीं है बच्चों, लेकिन सपोज करेगा, ओके बच्चों, दैट इज अ डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो क्या होता है बच्चों, so what is let's example Mr. A has 3 property
एंड ऑल यूज बाय मिस्टर ए एंड हिज फैमिली एज अ SOP बच्चों। मिस्टर ए के बच्चों 3 प्रॉपर्टी हैं, ओके, और तीनों का वही ओनर है बच्चों। ऑल प्रॉपर्टी बच्चों मिस्टर ए और उसके परिवार वाले एज अ SOP यूज़ करें बच्चों, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बच्चों, ओके बच्चों। देन गवर्नमेंट विल आस्क टू चूज एनी वन प्रॉपर्टी एज SOP। गवर्नमेंट आपको बोले भाई सॉरी सर मिस्टर ए आप एक कोई भी प्रॉपर्टी को चूज़ कर लो SOP, डोंट वरी, गवर्नमेंट अब फोर्स नहीं करा कि ये वाले को SOP चलो, वो चॉइस आपके ऊपर बचते, चॉइस ऑफ SSC बच्चों। कौन से प्रॉपर्टी को SOP लेना है बच्चों, तो SSC को फ्रीडम है बच्चों। गवर्नमेंट विल नॉट फोर्स यू दैट दिस प्रॉपर्टी इज SOP एज नो, ओके, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द SSC हिमसेल्फ बच्चों। और कौन सा डिसाइड करेगा बच्चों, लॉजिक अप्लाई करो जिस पे वैल्यू, क्योंकि इंडिया में बच्चों क्या पूरी दुनिया चाहता है कि भाई टैक्स में कम दूँ, और खासकर इंडिया में हम ज़्यादा चाहते हैं बच्चों टैक्स कम दूँ, ओके ना। तो हम चाहेंगे बच्चों कि जो ज़्यादा वैल्यू वाला प्रॉपर्टी है बच्चों उसको SOP ले लेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ओके। तो दैट मीन्स एंड द रिमेनिंग 2 बाकी जो 2 बच गए बच्चों विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, ओके। डीम्ड मतलब भी होता है ये बच्चों सपोज टू बी अ लेट आउट प्रॉपर्टी, माना कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, रियल में लेट आउट नहीं है बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट उसको ट्रीट करता है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, ओके बच्चों। अब इसमें आएगा क्या बच्चों, जब डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, से प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 बच्चों, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी 1 2 3 हो गया। एग्जांपल बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसका 2 लाख है, इसका 1,50,000 बच्चों, इसका 2,10,000, ओके बच्चों। इसका फेयर रेंट है बच्चों 2,50,000, 1,90,000 एंड 2 लाख। देन बच्चों आप लोगों का स्टैंडर्ड रेंट था 1,85,000, 2 लाख, 1,80,000 बच्चों। कुछ याद करो बच्चों, क्या था अपना फॉर्मेट RLV का, रीजनेबल लेटरल वैल्यू बच्चों। पहला था पॉइंट A म्युनिसिपल वैल्यूएशन, B फेयर रेंट ना बच्चों। तो इसमें क्या करने हैं बच्चों, हम लोग C फाइंड करेंगे, हायर ऑफ A एंड B, हायर ऑफ A एंड B बच्चों। A और B का हायर लो, क्या था बच्चों हायर 2,50,000, इधर कितना आएगा बच्चों 1,90,000, यहाँ पे बच्चों 2,10,000 ना, ये आ गया बच्चों, दैट इज C। D क्या बच्चों स्टैंडर्ड रेंट, ओके बच्चों, D इज अ स्टैंडर्ड रेंट। तो E क्या आएगा बच्चों, लोअर ऑफ टेल लोअर ऑफ C एंड D, C और D का लोअर, क्या लोअर बच्चों 1,85,000, यहाँ क्या बच्चों 1,90,000, यहाँ 1,80,000। ऐसे बच्चों हम लोग RLV निकालें, तो एक आ गया अच्छा आंसर बच्चों, RLV आ गया ना, रीजनेबल लेटरल वैल्यू। तो जब भी बच्चों एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर SOP का रहेगा बच्चों तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और ऐसा फाइंड करेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी 1 2 3 के लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, यू गेट हायर ऑफ A एंड B बच्चों। दोनों में जो हायर है वो लेते हैं, दोनों में हायर लेना है। एक बच्चे ने आज में ओरल पूछा तो वो बोल रहा था ऐड करेंगे, ऐड नहीं करना है, हायर लेना है दोनों में से। हायर मतलब दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लेंगे बच्चों। फिर इसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करो, अब इन दोनों में कौन सा लेना है, लोअर लेना है बच्चों, ओके बच्चों। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ए वैल्यू ज़्यादा है ना बच्चों, दिस इज हायर वैल्यू है, ओके, हाईएस्ट RLV। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, SOP ले लेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा बच्चों वही क्या रहेगा SOP बच्चों। बाकी दो क्या रहेगा बच्चों, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, ये क्या रहेगा बच्चों, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्वायर्ड एसेट से ट्रीट करता है बच्चों तो गवर्नमेंट बोलता है सॉरी सर यू कांट डू दैट, आप इसमें से कोई एक ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्वायर्ड ले सकते हो। सर अगर बड़ी फैमिली तो भी, कितनी भी बड़ी फैमिली हो बच्चों,
कितनी भी हो। ओके बच्चों, तो उसके रूल बोलते हैं जो जब अगर कानून नया बनता है तो उसको तोड़ने के लिए चोर भी नया रूल निकाल लेता है ना बच्चों। ओके, तो ऐसे रूल निकल जाता है। तब यहाँ बच्चों अगर एक ही आदमी के नाम पे सारे प्रॉपर्टी रहेगा तो SOP बोलेंगे ना, तो इससे अच्छा एक ही आदमी के नाम पे न रहे, अलग अलग आदमी के नाम पे कर लो बच्चों। ओके, मिस्टर ए के नाम पे कर दो, दूसरा प्रॉपर्टी मिस्टर बी के नाम पे कर दो, तीसरा मिस सी के नाम पे कर दो, अलग नाम पे कर लो बच्चों, तो एक एक सबके एक एक नाम पे रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही आदमी के नाम पे एक ही ओनर रहेगा बच्चों तो ये रूल है, अलग अलग ओनर है तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है बच्चों, इफ द यू हैव अ सिंगल ओनर एंड यू हैविंग द मोर देन 1 प्रॉपर्टी एज अ SOP बच्चों, तो गवर्नमेंट बोलता है एक ही को आप SOP ले सकते हो, बाकी को आपको LOP ट्रीट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में तो LOP नहीं है बच्चों, इसलिए इसको नाम दिया गया है डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। समझता बच्चों अच्छे से? ये था बच्चों। अब बच्चों जब एक्चुअल में अब हम लोग का जो थ्योरी कैसा था बच्चों, फॉर्मेट में पहला पॉइंट था RLV ना बच्चों, RLV था, वो मैं ऑल 5 स्टेप नहीं लिखता बच्चों, RLV था। सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, एक्चुअल रेंट, राइट बच्चों, एक्चुअल रेंट था ना, उसमें एनुअल रेंट वाला पॉइंट। और फिर थर्ड क्या था बच्चों, हायर ऑफ 1 and 2 ना, हायर ऑफ 1 and 2, राइट बच्चों। फोर्थ क्या था बच्चों, लेस वैकेंसी रेंट है, वैकेंसी रेंट, राइट बच्चों। तो क्या था बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट, ऐसा बच्चों। अब सुनने का बराबर बच्चों, हाँ, जब डीम लेट आउट प्रॉपर्टी था बच्चों, डीम लेट आउट मतलब विच इज नॉट रियली लेट आउट बच्चों, ये तो हमने अज्यूम किया खाली, प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट नहीं है, प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में सेल्फ ऑक्युपाइड ही था बच्चों। ओके, ये तो गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको डीम लेट आउट लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब सब में बच्चों एक्चुअल रेंट नहीं है। अब एक्चुअल रेंट नहीं है बच्चों, तो हायर ऑफ 1 and 2 कैसे होएगा फिर? जब एक्चुअल रेंट नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि रूम तो भाड़े पे एक्चुअल में डाला ही नहीं था, आपने SOP किया था, तो फिर कैसे करेंगे बच्चों? एक्चुअल रेंट नहीं रहेगा तो फिर ये पॉइंट भी नहीं आएगा बच्चों, हायर ऑफ 1 and 2। जब हायर ऑफ 1 and 2 ने बच्चों तो रूम खुद ही रह रहे हो बच्चों पूरा, तो देयर इज नो वैकेंसी रेंट बच्चों। अब बताओ बच्चों, इसका मतलब जो RLV है वही क्या रहेगा बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। बराबर समझने बच्चों, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ बच्चों। जब डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का पॉइंट आएगा ना बच्चों, तो डीम लेट आउट में हम लोग RLV तो निकाल लेंगे बच्चों, बट अपना फॉर्मेट का सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक्चुअल रेंट निकालने के लिए एनुअल रेंट लेस अनरेंट रेंट बच्चों, है ना। तो बिकॉज एक्चुअल रेंट मतलब बच्चों रूम भाड़े पे दिए, तो ये क्या रूम असली में भाड़े पे है? नो, गवर्नमेंट ने खाली इसको सपोज किया कि भाड़े पे है, तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा बच्चों। अब जब एक्चुअल रेंट नहीं आएगा बच्चों, तो हायर ऑफ 1 and 2 करना है। 1 तो है लेकिन 2 तो है ही नहीं बच्चों, तो इसलिए इसको भी नहीं लेने का बच्चों। तो रूम खुद आप यूज़ कर रहे हो बच्चों, तो रूम खाली तो है नहीं, देयर नो वैकेंसी। ये तीनों पॉइंट नहीं आने वाला बच्चों। दैट मीन जो RLV का आंसर आएगा बच्चों, वही क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। तो मैं ये बोल रहा हूँ शॉर्टकट में, जब भी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा ना बच्चों, RLV का जो आंसर आएगा उसको ही बोलते हैं हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके बच्चों, नो नीड टू शो नो नीड टू शो एक्चुअल रेंट। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट का स्टेप बच्चों, वैकेंसी रेंट दैट इज हायर ऑफ 1 and 2, दैट इज स्टेप नंबर 3। वैकेंसी रेंट, बच्चों ये तीनों को आपको शो करने की जरूरत नहीं है बच्चों। डायरेक्ट आपका आंसर जो RLV आएगा ना बच्चों, उसको अजूम क्या कर लेना, डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके बच्चों, बीच के 3 स्टेप को खा जाने का। RLV पहला पॉइंट होने के बाद डायरेक्ट हेडिंग क्या डालना बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना। So in this case, the need not calculate the actual rent step, a vacancy rent step बच्चों। एक्चुअल रेंट का स्टेप नहीं लेना है बच्चों, वैकेंसी रेंट का स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ओके बच्चों,
चलो बच्चों, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में का मैं जस्ट फॉर्मेट बच्चों, हम लोग कैसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्मेट बच्चों, RLV रीजनेबल लेटरल वैल्यू बच्चों, इन दैट देयर इज अ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. से टेक द एग्जांपल बच्चों, 2 लाख इज अ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. फेयर रेंट 2,80,000. So what we will take बच्चों, C higher of A and B ना, higher of A and B 2,80,000. राइट बच्चों. एंड देन बच्चों स्टैंडर्ड रेंट लेट टेक द बच्चों 2,70,000 स्टैंडर्ड रेंट. ना वी विल टेक लोअर ऑफ C and D बच्चों. लोअर ऑफ C and D कितना आएगा बच्चों, 2,70,000. ओके बच्चों, 2,70,000 आया. राइट बच्चों. इसके बाद क्या करते थे बच्चों, हम लोग एक्चुअल रेंट करते थे ना. अब वो सब नहीं करने बच्चों. ये जो आंसर है इसको स्लैश करके लिख देना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, एनुअल वैल्यू ऐसा बच्चों. बीच का हम लोगों ने बच्चों 2 स्टेप गायब कर दिया. कौन सा 2 स्टेप बच्चों, इसका सेकेंड स्टेप क्या था, एक्चुअल रेंट था. उसमें एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, वो लेस का वाला पॉइंट गायब किया बच्चों. फिर था हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों, दैट पॉइंट गायब हो गया. लेस वैकेंसी रेंट था बच्चों, वहाँ तक कर डायरेक्ट बच्चों RLV आने के बाद ना डायरेक्ट लॉन्ग जंप मारना है बच्चों. कहाँ पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सोचना है कि बच्चों ये जब डीम लेट आउट का समय है ना बच्चों, तो हमारा जो ट्रेन है ना बच्चों, वो राजधानी है बच्चों, वो लोकल ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकेगा. डायरेक्ट RLV के स्टेशन के बाद डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू के स्टेशन पे रुकेगा बच्चों. बीच वाले स्टेशन पे नहीं रुकने वाले. क्या बच्चों. अब उसके बाद क्या आगे कहानी वैसी है बच्चों. फिर लेस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न बाय द ओनर एंड बोर्न बाय ओनर. वो सब पॉइंट बच्चों सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला बच्चों. ओके, आगे सब अब सेम है. समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करेंगे. जब डीम लेट आउट का समय आया तो स्टार्ट तो सब सारे सब में उसे करना है बच्चों. लेकिन RLV आने के बाद अगर मान लो सपोज बाई चांस आपने लिख रहे हो बच्चों एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट मतलब बच्चों रूम भाड़े पे लगाया तो उसका कितना रेंट है. ये प्रॉपर्टी क्या रूम भाड़े पे बच्चों, ये आपने खाली सपोज किया कि भाड़े पे बच्चों, सारे रूम तो खुद रह रहे हो, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं बच्चों, तो दैट गायब हो गया बच्चों. उसके बाद वैकेंसी रेंट, वैकेंसी मतलब रूम खाली पड़ा हुआ तो ना बच्चों. रूम खाली मतलब नाइदर यूटिलाइज बाय द असेसी और नॉर बाय द टेनेंट, ना तो भाड़े पे दिए हो ना तो खुद रह रहे हो, रूम ऐसे ब्लैंक पड़ा हुआ है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग वैकेंसी रेंट बच्चों. बट यहाँ तो प्रॉपर्टी बच्चों फैमिली यूज़ कर रहा है. ओके, इसलिए वैकेंसी रेंट भी नहीं आएगा बच्चों. तो जो RLV का आंसर आएगा ना बच्चों, वो RLV का आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके बच्चों. और उसके आगे फिर आप कंटिन्यू करो, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न, फिर NAV आ जाएगा बच्चों, सब चल रहा है. ठीक है बच्चों. तो ये आ गया आपका बच्चों डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का. स्टॉप. चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट है फॉर्मेट फॉर SOP बच्चों. तो सर बहुत सारे फॉर्मेट है. यस, इसमें बच्चों 3 पैटर्न है. एक तो बच्चों नॉर्मल अपना जो सम है तो पूरा फुल फ्लैश फॉर्मेट आएगा बच्चों, RLV, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनुअल वैल्यू, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, पूरा फुल फ्लैश बच्चों. फिर दूसरा फॉर्मेट मैंने क्या बोला बच्चों, जब DLOP था बच्चों, DLOP क्या था बच्चों, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा बच्चों, जो RLV का आंसर है वही क्या आएगा अपना बच्चों, डायरेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों. ओके, फिर लेस म्युनिसिपल आओ. अब बच्चों है SOP बच्चों मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें तो मेरा कोई इनकम होगा ही नहीं बच्चों. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कैसे करते हो, तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है नो एक्चुअल रेंट. रूम भाड़े पे डाला नहीं बच्चों, तो देयर नो एक्चुअल रेंट. मैं खुद ही रह रहा हूँ बच्चों, तो देयर नो वैकेंसी. और जब बच्चों आप कोई आमदनी नहीं कर रहे हो, तो मैं टैक्स का मतलब ही क्या बच्चों, इनकम टैक्स मतलब कुछ कमा रहा हूँ तो टैक्स भरूंगा ना, कुछ कमाई नहीं तो क्या टैक्स भरूंगा. तो नो एक्चुअल रेंट, नो वैकेंसी रेंट बच्चों, नो नीड टू पे एनी म्यूनसिपल टैक्स बच्चों. और सेल्फ ऑक्युपाइड पे बच्चों कोई म्यूनसिपल टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं पड़ता बच्चों. म्यूनसिपल टैक्स को ओनली लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट पे पे करना है बच्चों. म्यूनसिपल टैक्सेस हैव टू पे ओनली ऑन अ लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों. SOP पे म्यूनसिपल टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है बच्चों. क्या बच्चों, तो आप सोचो बच्चों, आपका जो नॉर्मल पूरा फॉर्मेट है बच्चों, पहला पॉइंट था RLV, दूसरा एक्चुअल रेंट, तीसरा हायर, याद है बच्चों एक्चुअल रेंट, फिर हायर,
फिर क्या आएगा बच्चों, वैकेंसी रेंट, उसके आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, लेस म्यूनसिपल टैक्स तथा नेट एनुअल वैल्यू ना बच्चों। अब देखो बच्चों, जब कोई एक्चुअल रेंट ही नहीं बच्चों, कोई वैकेंसी नहीं, कोई म्यूनसिपल टैक्स नहीं भरना बच्चों, और ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है बच्चों, मैं खुद रह रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या वैल्यू, क्या क्या इनकम भाई, इसलिए इस तरह के में कोई इनकम नहीं कैलकुलेट करते, डायरेक्ट क्या निकलते बच्चों, NAV, नेट एनुअल वैल्यू बच्चों। अब ऊपर कुछ भी नहीं है बच्चों, तो नीचे भी क्या रहेगा, वो सब जीरो रहेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में बच्चों नो एक्चुअल रेंट, वैकेंसी और नो नीड टू पे एनी म्यूनसिपल टैक्स है बच्चों। ओनली इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल विल बी शोन बच्चों, खाली इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों। आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, गवर्नमेंट चाहता है बच्चों कि आप इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में और अपना प्रॉपर्टी बनाओ, खरीदो, ओके। अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी मांगे बच्चों तो कोई लेगा ही नहीं, इससे गवर्नमेंट मोटिवेट करता है कि आप ओके। तो ये क्यों रखा गया है, ताकि आपने जो इंटरेस्ट भरे हो EMI लोन पे लेके बच्चों, वो इंटरेस्ट उस पर आपको डिडक्शन मिल जाए बच्चों। तो SOP का जो सम आएगा बच्चों, डायरेक्ट क्या करना है, नेट एनुअल वैल्यू नील बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू नील। अब NAV डायरेक्टली नील रहेगा बच्चों, तो उस पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या वाला बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, तो 30% आप NAV बच्चों। तो जब NAV नील आ रहा है तो उसका जीरो का 30% बच्चों जीरो ही रहेगा, तो भी नील। एंड देन इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24 भी बच्चों। SOP में कितना इंटरेस्ट है बच्चों, SOP प्रॉपर्टी के लिए कितना इंटरेस्ट है, दो टाइप का बच्चों, नॉर्मल 30,000 और दूसरा बच्चों 2 लाख। कल का वीडियो देखे बच्चों अपने, तो उसमें 30,000 रुपये था नॉर्मल के लिए बच्चों, और जो अगर स्पेशल कैटेगरी अप्लाई होता है तो 2 लाख का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम। ये था बच्चों इंटरेस्ट। अब जीरो में से वो अगर सपोज बच्चों इंटरेस्ट 30,000 है, तो जीरो प्लस 30 तो 30,000 बच्चों। अब जीरो माइनस 30,000 बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया बच्चों, माइनस 30,000 आएगा, हाँ नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेगेटिव इनकम होगा बच्चों। सर नेगेटिव इनकम, यस, अगर पॉजिटिव इनकम होता है बच्चों तो उस पर टैक्स भरना है। नेगेटिव इनकम रहेगा तो डोंट वरी, आपका जो अदर सोर्स का इनकम रहेगा ना बच्चों, सैलरी से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, वो वाले इनकम में आपका ये वाला क्या आएगा बच्चों, माइनस होएगा बच्चों। मान लेते बच्चों अभी 30,000 नेगेटिव आया ना, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है 2 लाख, ओके। तब ये फिर उसके नीचे लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है 30,000, नेगेटिव है, तो आपका टोटल इनकम कितना आएगा बच्चों, टोटल इनकम 1,70,000 जाएगा बच्चों। तो 30,000 उसमें माइनस करने को मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है अलग अलग हेड पे टैक्स नहीं लेता बच्चों, फाइनली टोटल इनकम पे टैक्स लेता है, सारे सोर्स का इनकम ऐड करके टोटल पे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखो बच्चों, अगर नॉर्मल सम रहेगा बच्चों तो फुल फ्लैश फॉर्मेट है, DLOP का सम रहेगा बच्चों, तो जो RLB है उसको ही डायरेक्टली GAV मानना है बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और फिर लेस म्यूनसिपल टैक्स से स्टार्ट करो। और SOP का सम रहेगा बच्चों तो डायरेक्ट NAV नील से स्टार्ट करना है, NAV नील। SOP में खाली एक ही अमाउंट को शो करना है बच्चों, कौन सा, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो नेट एनुअल वैल्यू नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, और खाली इंटरेस्ट हम बारोड आएगा बच्चों, वो दोनों को टोटल क्या ये आएगा बच्चों, उसमें से लेस कहते हैं नेगेटिव इनकम आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा थ्योरी। एक पॉइंट और बच गया बच्चों, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट के पॉइंट के वजह बच्चों, तो उसको जब हम लोग सम करेंगे बच्चों तो करूँगा मैं, ओके बच्चों। तो आप लोग पूरा इसका थ्योरी रेडी कर लो, ज़्यादा इसमें थ्योरी है नहीं बच्चों।